सो गाइस, एक पॉइंट आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुना होगा कि मार्केट की स्ट्रैटेजी बनती है वीकेंड में। और पिछले 2 वीकेंड्स यानी कि पिछले 2 हफ्ते के वीकेंड जो मार्केट में आए ना, मार्केट की स्ट्रैटेजी एक्चुअली वही डिसाइड हुई है। पिछले दोनों ही हफ्ते के मंडेज में आपको मार्केट गैप अप दिखाए। ऑल दो इस बार के मार्केट के रीजंस मैंने आपके साथ इस वीकेंड पर डिस्कस किए थे कि यहां पर बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही है, कुछ नेगेटिविटी रशिया से भी है, बट स्टिल वहां पर एक न्यूट्रलिटी ये है कि रशिया कहता है कि अभी भी इंडिया हमारे से बाकी के प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, यानी कि अभी भी चेन जो है वो बनी हुई है, तो कि जो कि बना देती है एक न्यूट्रलिटी वहां पर। बट अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील का क्लैरिटी मिला इस वीकेंड के अंदर। क्या है, अगर आपने वीकेंड्स के वीडियो देखे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनजान हो यहां पर तो चिंता मत करो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और बीएसएल लिमिटेड आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देने वाला है। क्या है रिजल्ट्स, क्या पॉसिबिलिटी है, उनको भी यहां पर समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं मार्केट की कुछ अपडेट्स और मार्केट की पॉसिबिलिटीज। सो कल हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी बन रही है और मार्केट मंडे के सेशन में 300 पॉइंट ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट जो आप व्यूअर्स है उस लाइव सेशन में, आपका यह मानना था कि मार्केट गैप अप होगा। तो आप लोग जीत गए आज के दिन, क्योंकि मार्केट एक्चुअली में गैप अप हुआ है यहां से। सो मार्केट को मिला पॉजिटिविटी। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो क्वेश्चंस लगातार बने हुए थे, पीयूष गोयल ने आकर के पूरा एक्सप्लेन किया और कहा कि भैया हम तो चाइना से भी बेहतर हैं, हमें 18% ही टैरिफ पे करना है, चाइना से हम बेहतर है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट इन्होंने पहले भी दिया था, लेकिन इस क्लैरिटी में ये चीज भी मेंशन थी कि किन किन कमोडिटीज पर हमें बेनिफिट जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पर एक बड़ा सवाल था कि भाई हम क्या वहां पर मुफ्त में देंगे, 0% टैक्स के अंदर देंगे, और यहां पर हम 0% टैक्स में देंगे, तो भैया हमारा अपना माल कौन खरीदेगा। इससे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारा जो इंडिजिनस एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको नुकसान होगा। लेकिन कल क्लैरिटी आती है और उसका फायदा आज इन्वेस्टर्स को मार्केट के अंदर मिलता है। तो ये मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज आज के दिन हो जाती है। रिजल्ट है आज के दिन कंपनी का। अगर हम कंपनी का पास्ट देखें, दिसंबर के क्वार्टर्स कंपनी कैसा देती है सितंबर के कंपैरिजन में, तो 2022 की सेल्स आपको बताती है कि कंपनी दिसंबर में बढ़िया रिवेन्यू देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। ठीक है, और अगर आप इसको 2023 में देखोगे तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंपनी बढ़िया रिवेन्यू देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। 2024 में भी यही कहानी कंपनी ने रिपीट करी, और 2025 अब जो हमारे पास आ रहा है वहां पर हमें 30% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। ये जो आप यहां देख रहे हो ये क्वार्टर का ग्रोथ है, ये सितंबर का ग्रोथ है, लेकिन 30% जो हमको चाहिए ना, ये एनुअल बेसिस पर चाहिए। यानी कि 825 करोड़ का 30% कितना होगा, कितना हो जाएगा 800 करोड़ का, 825 करोड़ का 30%, ये जाएगा अराउंड 250 करोड़ के आसपास, समथिंग 250 करोड़ के ऊपर ही जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो अगर कंपनी 250 करोड़ यहां पर अगर आप ऐड करोगे तो ये बनता है आपका अराउंड 1075 करोड़ के आसपास का। यानी कि 1075 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू आना जरूरी है ताकि कंपनी 30% के ऊपर का ग्रोथ दे सके एनुअल बेसिस पर। तो ये एक्सपेक्टेशन आज के दिन रहेगी कंपनी के, एटलीस्ट 1075 कंपनी का है। अगर 1075 के ऊपर 1100 करोड़ कंपनी दे देती है तो वो तो और भी बेटर कर देगी कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज को। तो अल्टीमेटली 31% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी को निकालना है एनुअल बेसिस पर। यह रहेगा कंपनी का रिवेन्यू के लिए, और प्रॉफिट्स में कंपनी को चाहिए 61% के ऊपर का ग्रोथ। और अगर हम कंपनी का दिसंबर का प्रॉफिट देखें 2024 में, तो प्रॉफिट कंपनी का कितना था, नेट प्रॉफिट 219 करोड़ का, 219 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2024 में। यानी कि यहां कंपनी को 60% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। कितना हो जाता है 60%, ये जाएगा अराउंड आपका 110, मतलब कि 340 करोड़ के आसपास, लगभग 340 करोड़ का कंपनी को चाहिए इस बार प्रॉफिट। ऑल्दो आप अगर स्क्रीन पर देखोगे तो वो प्रॉफिट 557 था आपका सितंबर में, वो काफी कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका ग्रोथ परसेंटेज है वो 60% ही आपको चाहिए, यानी कि 61% ही चाहिए आपको। तो उतना भी अगर कंपनी देने में कामयाब हो जाती है तो एटलीस्ट कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ जाएगा। और ये चीजें कंपनी को मदद करती है फंडामेंटल्स के 3 रेशियो पर। पहला ईपीएस होता है,
अगला प्राइस टू बुक रेशियो, अगला होता है पी रेशियो। ये तीन रेशियोज कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट लेवल पर कंपनी सही है या गलत है। ठीक है, सो इसके अलावा हमारे पास दो डेट्स और इंपॉर्टेंट आ रही है बीएसई लिमिटेड में। 12 फरवरी को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है और कल के दिन भी 10 फरवरी को भी कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। इसके साथ में हमेशा की तरह बायर और सेलर का डिफरेंस ज्यादा ही रहता है, आज भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2,38,000 बायर पर 6,97,000 आपके पास सेलर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 58.4 का आरएसआई, 57.2 का एमएफआई। और अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। और अगर आप यहां तक वीडियो में आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में, जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है बीएसई लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। मैं भी आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी बताऊंगा, बट वो मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बता रखी है, चिंता मत करो, उसको वापस एक रिपीट कर देते हैं। ठीक है, सो आज के दिन स्टॉक ने, पहले तो एक चीज ये समझो कि पिछले 4 सेशन लगातार यहां पर, पिछले 4 सेशन लगातार 2840 के ऊपर स्टॉक टिका हुआ था, जो कि इसका मिड रिजेक्शन है। 2840 स्टॉक का मिड रिजेक्शन है, इसके ऊपर लगातार टिका हुआ था। और आपने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर कि मतलब लंबे समय के अंदर बहुत कम दिखा है कि बीएसई लिमिटेड ने 2840 के ऊपर 2 से 3 सेशन से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी शो करी होगी। ये पिछले कुछ समय के अंदर बहुत कम दिखा है। यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी अगर आप देखोगे 2840 के ऊपर बहुत कम दिखा है कि स्टॉक ने सस्टेनेबिलिटी शो करी है। पर इस बार 4 सेशन लगातार स्टॉक सस्टेन किया 2840 के ऊपर, और उसके बाद आज 2850 बल्कि 2960 ये क्रूशल रिजेक्शन भी ब्रेकआउट कर दिया आज के दिन में। तो ये ब्रेकआउट पॉजिटिव ब्रेकआउट है, बट हमको यहां पर ये देखना है कि इस बार की जो कंडीशन है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत सेल को इंडिकेट कर रही है। भी एनएससी के डाटा पर भी हमने देख लिया। तो इस कैंडल की पोजीशन जो है 2960 के ऊपर होनी जरूरी है आज के दिन। 2960 के ऊपर होनी जरूरी है। आपको याद होगा रिसेंटली हिंदुस्तान कॉपर ने ब्रेकआउट कैसे दिया था, 576, जो कि उसका क्रूशल रिजेक्शन था हिंदुस्तान कॉपर का। वहां पर पहले स्टॉक ने बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट के लिए गया, वरना पहले रिजेक्शन लेकर के 525 पर हिंदुस्तान कॉपर लगातार बना हुआ था। तो क्रूशल रिजेक्शन पर जब स्टॉक बेस बनाता है तब ब्रेकआउट मिलता है। और आज के सेशन में अगर हम देखें तो 2960, जो कि बीएससी का क्रूशल रिजेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर स्टॉक अगर टिक पाता है, बल्कि देखो एक चीज होती है टिक पाना, ठीक है, हमें ना हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, भाई बढ़ गया भाई बेच दूं क्या, प्रॉफिट हो रहा है बेच दूं क्या, गिर गया अरे भैया नुकसान हो गया भाई क्या करूं क्या करूं, ये क्या करूं बेच दूं, इसके बीच में लोग फंसे रहते हैं। बेटर ये है कि एक बार सीख लें, थोड़ा सा एक बार सीख ले थोड़ा सा ना, तो क्या है, हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किसी से। सो 2960 अगर आपका आज इस तरीके से ब्रेकआउट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, देन सस्टेनेबिलिटी आपकी कंटिन्यू करेगी। ठीक है, एक पोजीशन होती है कि भाई एक पॉइंट के ऊपर स्टॉक आकर के इस तरह की कैंडल तो अभी आपकी बन रही है, ठीक है, दिन के आखिर में मान लो आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आ जाती है, सेलर ज्यादा एक्टिव अगर हो जाए और 2960 के ऊपर आप क्लोजिंग दो, तो वहां आपको उम्मीद होती है, आपको चांसेस जो चाहिए होते हैं वो ये होते हैं कि 2960 के ऊपर लगातार आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल्स बननी स्टार्ट हो जाए, जैसे 2850 के ऊपर बनी, देखा ना अभी आपने स्क्रीन पर 2850 पर जैसे बनी, तब आपकी फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, यहां पे ये बीएसई लिमिटेड का लॉन्ग टर्म चार्ट है, यहां आपको क्या नजर आ रहा है, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची पड़ी है और कुछ नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ये असल में पूरा एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, इसको आप वेजेस पैटर्न कहते हो, फिर साइडवेज पैटर्न कहते हो, फिर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कहते हो, फिर अपवर्ड वेजेस पैटर्न कहते हो, फिर साइडवेज पैटर्न कहते हो, फिर एक साइडवेज पैटर्न, फिर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर अपवर्ड एजेस पैटर्न, फिर साइडवेज पैटर्न, फिर अपवर्ड एजेस पैटर्न और फिर साइडवेज पैटर्न। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अगर आपको इस तरीके की पैटर्न्स दिख रहे हो, ये कंटिन्यूएशन होता है। मैंने आपको लाइव सेशंस में कई बार सिखाया है कि जब भी आप चार्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो और अगर वेजेस पैटर्न को स्टॉक बना रहा है, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज बनाता है। मतलब कि एक वेजेस पैटर्न अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जाता है, उसके बाद साइडवेज पैटर्न बनाता है, जैसा भी आपने चार्ट पर देखा। उसके बाद अगर वहां पर पॉजिटिविटी बनती है तो वो फिर से उस साइडवेज पैटर्न को एक टाइम के बाद जाकर के अपवर्ड एजेस पैटर्न में कन्वर्ट करेगा फिर से। फिर वो क्या करता है, वेट करता है कुछ और पॉजिटिविटी या नेगेटिव आने का, फिर से वो एक साइडवेज पैटर्न का कंसोलिडेशन लेता है,
फिर वहां पर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना नेक्स्ट वेजेस पैटर्न बनाता है। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर, रादर देन कि हमें किसी से जा करके पूछना पड़े कि भाई देख मेरा पैसा था यार, मैं अपने पैसे का क्या करूं, मुझको तू बता दे। तो वो चीज बहुत गलत है। भाई ये आपका पैसा है, इसके डिसीजन लेने के लिए सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।